शामी साहब, अभी हज के मामले में जो इंतजामात शुरू हुए हैं, अभी से शिकायत उठना शुरू हो गई हैं। असल में ये हज में जो है ना, ये हमें लिख के भेजा है उन्होंने जी जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जी होप, HOAP, जी जी उन्होंने लिख के भेजा है कि भाई ये जो हज यानी 77,000 पाकिस्तानी हाजी जो हैं जी उनका कोटा था जो निजी हज ऑर्गेनाइजर्स के जरिए रजिस्टर्ड था, जी बिल्कुल। और बगैर किसी वाज़ेह वजह के इसको मुअत्तल कर दिया गया है। हजात के तमाम अखराजात वो अदा कर चुके हैं। मुतल्लिका कंपनियों को ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो पेमेंट कर चुके हैं सऊदी अरब में, रहाइश की, ट्रांसपोर्ट की, खुराक की। ये अचानक मुअत्तली जो है, इससे हज़ारों हाजी जो हैं वो परेशान हो गए हैं और ये ऑर्गेनाइजर्स परेशान हो गए हैं। बिल्कुल। और इसलिए आज जो कायमा कमेटी है सेनेट की, जी। उसमें भी ये ज़ेर बहस की बात, वो जो ऑन अब्बास पप्पी साहब हैं वो कहने लगे देखिए मुझे जेल में भेजें, मैं चिट्ठी लिखवाता हूँ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बानी PTI से, मसला हल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बात अब कही जा रही है कि वज़ीर आज़म इसमें मदाखलत करें और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुजारिश करनी पड़े तो करें। कम इसमें 77,000 अफराद का ये मतलब एक हज जो है वो शकूक व शुबात का शिकार हो चुका है। बिल्कुल। और अगर ये लोग जो इतनी भारी तादाद जो पेमेंट भी कर चुके हैं, जी उनकी पेमेंट आगे भी हो चुकी है सऊदी कंपनियों को, बिल्कुल। इससे कोहराम बच जाएगा। तो वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए और जो फ़नी इसकी जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकती हैं ताकि ये लोग हज कर सकें और हज ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो बेचारे ज़िंदा रह सकें, वरना तो इस बोझ तले दब जाएंगे। उनकी चीखों पुकार जो है वो अभी तो सुनाई दे रही। बिल्कुल, बहुत डिटर्मिन भी थे। जब हज इंतजामात की बात हो रही थी तो गवर्नमेंट बड़ी डिटर्मिन थी कि जो तमाम मसाइल हैं वो हल होंगे और किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगी। तो उम्मीद है कि ये इशू अब आपने रेज़ किया है तो उसके बाद इसके हल की अब एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं बताऊँ आपको। जी। खबर तो कुछ पुरानी है, कोई ताज़ा नहीं है, लेकिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं जी उनमें जनाब इंतज़ामिया ने पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। सही। तो वहाँ क्या मिला, वहाँ मालूम हुआ कि 600 तलबा जो है ना जी वो ठहरे हुए थे इलीगल। सही है। वो यानी वो तलबा ही तालिब नहीं इल्म थे ही नहीं उनमें से तालिब कई। इल्म ही नहीं थे। ठीक। उनको इजाज़त ही नहीं थी, वो कमरों पे काबिज थे और कहते हैं कि मुनशियात भी दरियाफ्त हुई वहाँ से। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ये हुआ और ये जो काबजीन थे ये हीटर भी और इस्त्री भी और AC भी इस्तेमाल करते थे सही। और यूनिवर्सिटी को बिल देना पड़ता था। अब ये तमाशा जो है यूनिवर्सिटी में पता नहीं कब से चल रहा था। तो जो हमारे जो वाइस चांसलर आए सैयद मोहम्मद अली, उन्होंने हिम्मत की है और हॉस्टल खाली कराए हैं। अभी तो देखें ना, एक बार वो फूड अथॉरिटी ने ये जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं इनके किचन, इन पे छापे मारे थे तो वहाँ भी कीड़े नजर आए थे और वो यानी फ्रिज जो थे वो नाकिस थे। तो अब ये भी देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों के वो ये यहाँ कोई डिसिप्लिन भी होना चाहिए। सही। तो और यानी जो लोग जहाँ से आए मुंह उठा के। और फिर दूसरी बात ये भी सुन लें, वो कह रहे हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर बहुत से लोग काबिज थे, अच्छा। अपने घर बना चुके थे, तो छुड़वा लिया गया वो कब्जा? और छुड़वा लिए गए बहुत से। ये तो जबरदस्त इकदाम हो गया फिर। वो भी उनको भी छुड़वाया गया है। और जो वाइस चांसलर हैं वो किसी को खातर में नहीं लेके आए और कई कई साल से लोग काबिज चले आ रहे थे। चले, ये तो बड़ा एहसन इकदाम किया उन्होंने कि तो ये बड़ा एहसन इकदाम किया है। लेकिन खुदा के लिए अब दोबारा न लोग ये कब्जा कर ले कमरों पर, ज़मीनों पर। ये यूनिवर्सिटी अपना कोई इंतजाम करे। सही। हर एरा गहरा जो है वो हॉस्टल में क्यों चला जाए? वहाँ पर हंगामे होते हैं, फसादात बरपे होते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। और ये उनसे कई तो तलबा तंजीमें करे ऐसी हैं जो लोगों से किराया वसूल करती हैं उनको हॉस्टल में रखने के। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। गैर मुतालिका लोग होते हैं, इसीलिए अमन अमान के मसाइल पैदा होते हैं। शामी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर भी आप बात करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा सिफारती ताल्लुकात 15 साल बाद बहाल होने की जो उम्मीद ही हम कह सकते हैं पैदा हुई है, क्योंकि दफ्तर खारजा का मुशावरती इजलास चुके हैं जी। कब से सफारती ताल्लुकात तो कभी मजीद टूटे नहीं है। जी जी, मजीद बेहतरी की बात कर लेते हैं। जो मुशावरत होती थी जी, वो अब वो शुरू हुई है 15 मुशावरत शुरू साल हुई के है। बाद। बिल्कुल। पहले ये था
کہ جو صدمہ ہم نے اٹھانا تھا اٹھا لیا تھا, کوئی نارمل تعلقات ہو گئے تھے, لیکن جب حسینہ شیخ آئی ہیں دوبارہ تو انہوں نے ایک کوہرام مچا دیا اور انہوں نے بالکل پاکستان کے ساتھ تعلقات منقطع ہو گئے. وہاں پھانسیوں پہ لٹکائے لوگ, غائب ہو گئے ہزاروں افراد, اور ایک ظلم کا بازار گرم کر دیا, اور پاکستان سے بھی ان کا بالکل ناتا ٹوٹ گیا. تو آج یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے, پاکستان کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ پہنچی ہیں وہاں, اور بنگلہ دیش کی جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ بھی خاتون ہیں. دونوں خواتین جو ہیں مل کے بیٹھیں گی اور مشاورت کا سلسلہ شروع ہوگا, اور یہ بڑی ایک ٹوٹے ہوئے رشتے بحال ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ اب ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں, جو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں, وہ اپریل کے مہینے میں آخر میں وہ بنگلہ دیش جانے والے ہیں. اور اگر بنگلہ دیش وہ جا رہے ہیں تو وہاں جو محصور پاکستانی ہیں جن کو بہاری کہتے ہیں, پتہ نہیں 1.5 لاکھ ہیں یا 2 لاکھ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں آپ, اور ان کا بھی کوئی پرسان حال ہو, ان کو بھی یہاں لانے کا کوئی بندوبست کریں, یا وہاں ان کو کوئی ایک آزاد شہری کے طور پر رہنے کا حق دلائیں. اور اسحاق ڈار صاحب افغانستان بھی جا رہے ہیں, اور افغانستان بھی مشاورت ہوگی افغان حکومت سے, جو افغان باشندے یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں واپس. تو بھئی ہم نے لاکھوں افغان جو ہیں ان کو سینے سے لگا کے رکھا ہے, لیکن یہ جو 1.5-2 لاکھ ہمارے اپنے شہری تھے, ان کا مسئلہ ہم حل نہیں کر سکے. ابھی وہ جب جائیں گے وہاں پہ تو اس مسئلے کے اوپر افغان مہاجرین کے مسئلے پر بات کی توقع, بلکہ میں تو کہوں ہمیں اگر ڈوب مرنا چاہیے, یعنی اپنے شہریوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کیا ہے. تو جناب اسحاق ڈار صاحب بڑے سرگرم وزیر ہیں ماشاءاللہ, اور آج ہنگری کے وزیر خارجہ آئے تھے, ان سے ملاقات کی, اور دورے بھی کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں, فیصلے بھی کرتے ہیں. تو جناب یہ افغانستان سے بھی ذرا مل کے بیٹھیں, اور جو افغان یہاں مہاجرین ہیں جن کو انلیگل کہہ رہے ہیں, ان کو بھی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کوئی ایک طے کر کے افغان حکومت سے ان کی واپسی کا بندوبست کریں, اور جو محصور پاکستانی ہیں وہاں جن کو بہاری کہتے ہیں ان کا مسئلہ بھی حل کریں. وہ بھی کتنے 50 سال ہو گئے ہیں, 50 سال سے زیادہ وہ لوگ پاکستان کے نام پر زندہ ہیں, اور زندہ کیسے ہیں, موت سے بدتر زندگی ہے, مگر کاٹ رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے رہے ہیں. اور پاکستان میں ہم رہتے ہیں, یہاں ہم نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی ہیں, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیسی سزا دے گا ہمیں. اس غفلت کی توبہ کرنی چاہیے, اور اپنے ان بھائیوں کو گلے لگانا چاہیے, اور ان کی مشکلات جو ہیں وہ کم کرنی چاہیے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو اسحاق ڈار صاحب, آپ سید علی حجویری کے بہت نیاز مند ہیں, قدردان ہیں, اور ہلکا بگوش ہیں. تو آپ یہ جو ہے ہمارا پیغام بھی سن لیں, اور سید علی حجویری کا پیغام جو ہے محبت کا پیغام وہ لے کے جائیں وہاں, اور مسئلے حل کریں. شامی صاحب, جس احساس اور محبت اور درد مند دل کے ساتھ آپ نے یہ ان سے کہا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں گے.